एजुकेशन स्कॉलर्स में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो डीएसएसबी, पीआरटी और दूसरे टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, नमस्कार सभी को। और ये विषय सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि एक शिक्षक बनने की पूरी सोच से जुड़ा है। बिल्कुल। तो आज हम NIOS डीएलएड कोर्स 502 ब्लॉक 3 की यूनिट 9 यानी एकीकृत शिक्षा और शिक्षण प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करेंगे। और मैं बता दूं कि ये टॉपिक NCF 2005 के सिद्धांतों से सीधे तौर पर जुड़ा है। पेडागोजी सेक्शन में यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं, तो अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो ये चर्चा आपके लिए ही है। चलिए फिर शुरू करते हैं। मैम, ये जो शब्द है एकीकृत शिक्षा या इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये हमारे पारंपरिक तरीके से अलग कैसे है? मतलब हम तो हमेशा से वैसे ही पढ़ते आए हैं कि 9 बजे मैथ्स का पीरियड, फिर घंटी बजी तो 10 बजे इंग्लिश, फिर 11 बजे हिंदी। बहुत अच्छा सवाल पूछा और यहीं से इस पूरे कॉन्सेप्ट की नींव रखी जाती है। अच्छा। देखिए, जो पारंपरिक तरीका है जिसे हम सब्जेक्ट सेंटर्ड कहते हैं, उसमें ज्ञान को 9 अलग अलग टुकड़ों में, मतलब विषयों में बांट दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। एकदम कठोर टाइम टेबल होता है। हम विषय तो सीख जाते हैं पर उन्हें अपनी असल जिंदगी से जोड़ नहीं पाते। सही बात है। लेकिन ये जो एकीकृत दृष्टिकोण है, जिसे होलिस्टिक भी कहते हैं, ये मानता है कि बच्चे का अनुभव टुकड़ों में नहीं होता। वो तो हर चीज को एक साथ देखता है। बिल्कुल। इसलिए ये विषयों की सीमाओं को तोड़कर ज्ञान को असल जिंदगी से जोड़ता है। इसका लक्ष्य रटना नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट में सिखाना है। मतलब एक ही गतिविधि से कई विषय सिखा देना। क्या आप इसका कोई आसान सा उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि एक शिक्षक बच्चों को क्लास से बाहर ले जाते हैं, स्कूल के हैंडपंप के पास। ठीक है, हैंडपंप के पास। अब वो सिर्फ एक हैंडपंप नहीं है, वो एक लर्निंग सेंटर बन गया। शिक्षक बच्चों से साफ पानी, कीटाणुओं और स्वास्थ्य पर बात कर सकते हैं। ये क्या हो गया? ये तो EVS हो गया, पर्यावरण अध्ययन। सही। फिर वो बच्चों से कह सकते हैं, चलो अंदाजा लगाओ बाल्टी भरने में कितने मग पानी लगेगा। तो इसमें तो अनुमान लगाना यानी एस्टिमेशन और वॉल्यूम मतलब आयतन का कॉन्सेप्ट आ गया। ये तो गणित हो गया। एग्जैक्टली। और फिर बच्चे मिलके पानी रे पानी जैसा कोई गाना गा सकते हैं। इससे क्या होगा? उनकी भाषा, उनकी शब्दावली बढ़ेगी। तो देखा आपने, एक गतिविधि और उसमें EVS, गणित, भाषा सब कुछ स्वाभाविक रूप से आ गया। सीखना किताबों को रटने में नहीं बल्कि अनुभव करने में है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। जैकब्स ने भी शायद इसे परिभाषित किया है ना? हाँ, जैकब्स ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि एक केंद्रीय विषय या समस्या को समझने के लिए एक से अधिक विषयों की भाषा और पद्धति का उपयोग करना। तो इसके मुख्य तत्व क्या हुए? विषयों का संयोजन, किताबों से परे सीखना और एक लचीली समय सारणी। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो क्या विषयों को जोड़ने के भी मतलब अलग अलग तरीके होते हैं? हाँ, बिल्कुल। और ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से 3 श्रेणियां हैं। अच्छा, कौन कौन सी? पहली है अंतर विषयक यानी इंट्राडिसिप्लिनरी। इंट्राडिसिप्लिनरी मतलब एक ही विषय के अंदर? बिल्कुल सही। एक ही विषय के भीतर अलग अलग टॉपिक्स को जोड़ना। जैसे EVS में गांव का जीवन पढ़ाते हुए आप परिवार, पड़ोस, त्योहार, इन सबको एक साथ जोड़ दें। या फिर जैसे गणित में प्रॉफिट लॉस सिखाने के लिए परसेंटेज और फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना। एकदम सही पकड़ा। अब आते हैं दूसरी श्रेणी पर, जो है विषयों के बीच। इसमें 2 नाम आते हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी। हाँ, इनमें अक्सर कंफ्यूजन होती है। देखिए, मल्टीडिसिप्लिनरी यानी बहुविषयक का कीवर्ड है थीम। एक सेंट्रल थीम होती है। थीम, ओके। मान लीजिए थीम है पानी। अब इतिहास वाला टीचर जल विवाद पढ़ाएगा, साइंस वाला जल चक्र और भाषा वाला नदी पर कविता। विषय अलग अलग है पर केंद्र एक है। समझ गया। मतलब सब एक ही चीज को अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। हाँ, लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी यानी अंतर विषयक इससे एक कदम आगे है। इसका कीवर्ड है कौशल यानी स्किल। स्किल कैसे? इसमें हम ऐसे कौशल पर ध्यान देते हैं जो कई विषयों में काम आते हैं, जैसे ग्राफ बनाना और मापन। ये स्किल साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में भी चाहिए और भूगोल में नक्शे बनाने में भी। अच्छा, तो ये विषयों के बीच एक पुल की तरह काम करता है। बिल्कुल। और अब आता है तीसरा और सबसे एडवांस लेवल, पार विषयक यानी ट्रांसडिसिप्लिनरी। ट्रांसडिसिप्लिनरी, इसका कीवर्ड क्या है? इसका कीवर्ड है वास्तविक जीवन, रियल लाइफ।
यहाँ विषयों की कोई सीमा ही नहीं होती। सीखना स्कूल की चार दीवारी से बाहर असल जिंदगी की समस्याओं पर आधारित होता है। जैसे वो गांव के तालाब की सफाई का प्रोजेक्ट। शाबाश। ये एनसीएफ 2005 के सिद्धांत ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये तो बहुत ही साफ तरीके से समझ आ गया। पर मैम, डीएसएसबी पीआरटी परीक्षा में जी। इस टॉपिक से सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं? मतलब कोई खास ट्रैप जिससे हमें बचना चाहिए? बहुत जरूरी सवाल है। यहाँ से सीधे सीधे एमसीक्यूज बनते हैं। सबसे पहले एनसीएफ के दिशा निर्देश याद रखिए। जी। कक्षा आई और 2 में ईवीएस की कोई अलग किताब नहीं होती। ये सबसे कॉमन सवाल है। तो फिर ईवीएस कैसे पढ़ाया जाता है? उसे भाषा और गणित के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। कविताओं और कहानियों में ही उसे इंटीग्रेट कर दिया जाता है। अच्छा, और क्लास 3, 4, 5 में? वहाँ ईवीएस की अलग किताब होती है, लेकिन उसमें भी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स को एकीकृत किया गया है, अलग अलग नहीं। समझ गया। और वो टीएलएम वाला उदाहरण भी बहुत अच्छा है। हाँ, एक साधारण साबुन का रैपर भी जी। एक बेहतरीन एकीकृत टीएलएम हो सकता है। सोचिए जरा। हाँ, उस पे वजन लिखा होता है 125 ग्राम, दाम लिखा है 25 रुपए, आकार घनाभ जैसा है। ये तो गणित हो गया। सही। फिर उस पर केमिकल्स के नाम लिखे होते हैं, ये विज्ञान हो गया। और उस पर लिखे निर्देशों को पढ़ना भाषा हो गया। और कहाँ बना है, जैसे मुंबई में निर्मित, ये सामाजिक विज्ञान हो गया। देखा, एक छोटी सी चीज में कितने विषय समा गए। बस देखने का नजरिया चाहिए। वाह, ये तो कमाल है। चलिए परीक्षा के लिए एक त्वरित रिवीजन करते हैं। मैं आपसे कीवर्ड पूछूंगा, आप उसका मतलब बताइएगा। जरूर, पूछिए। इंट्राडिसिप्लिनरी, एक विषय के अंदर। मल्टीडिसिप्लिनरी, अलग अलग विषय पर एक कॉमन थीम। इंटरडिसिप्लिनरी, एक कॉमन कौशल यानी स्किल पर आधारित। और ट्रांसडिसिप्लिनरी, वास्तविक जीवन से जुड़ा प्रोजेक्ट जहां विषयों की कोई सीमा नहीं। शानदार। और एनसीएफ 2005 का मुख्य सिद्धांत, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। और कक्षा 1 और 2 में ईवीएस भाषा और गणित में ही समाहित है, उसकी अलग से कोई किताब नहीं है। बहुत बढ़िया। तो मतलब एकीकृत शिक्षा का असली मकसद बच्चों को केवल एक छात्र नहीं, बल्कि एक समग्र इंसान बनाना है। बिल्कुल। जब आप सब शिक्षक बनेंगे तो याद रखिएगा कि हमें शिक्षा को बोझ नहीं बल्कि आनंद बनाना है, और ये तरीका उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस कॉन्सेप्ट पर इतनी गहराई से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कॉन्सेप्ट के लिए बस इतना ही। अगर ये चर्चा आप सबको उपयोगी लगी हो तो एजुकेशन स्कॉलर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर लिखें। और अगली परीक्षा महत्वपूर्ण चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।